चलो आज के दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स, हीट वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड ईयर फिजिक्स है हमारा। सही, सेकंड ईयर फिजिक्स क्लास 12 कराची बोर्ड, सारा रेफरेंस में वीडियो के लिए देख रहा हूँ। अब हमारा जो हीट वाला चैप्टर है इसके हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं 2021 के अंदर। 2021 में इस चैप्टर से इत्तेफाकन कोई न्यूमेरिकल नहीं आया था, वरना हर साल इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल मस्ट आता है। कभी कभार दो न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, लेकिन एक न्यूमेरिकल जो आता है वो मस्ट आता है इस चैप्टर से। 2021 में इत्तेफाक से कोई न्यूमेरिकल आया नहीं था, तो मैंने 2021 का न्यूमेरिकल बना दिया है। ठीक है, बना दो, क्या फर्क पड़ता है। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर बोल रहा है कि हमारे पास हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जो है कार्नोट इंजन का, वो है 400 केल्विन पे, और उस कार्नोट इंजन पे हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है 400 केल्विन पे। उस वक्त उसकी एफिशिएंसी है 45%। अब हम ये डिज़ायर कर रहे हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं कि हम उसकी एफिशिएंसी को 55% तक बढ़ा दें। तो हमें क्या, हाउ मच टेम्परेचर ऑफ लो टेम्परेचर रिजर्वायर भी डिक्रीज्ड, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना कम करना पड़ेगा अगर हम ये करना चाहते हैं। तो बात समझ पा रहे हो। अब हमने कार्नोट इंजन के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। कार्नोट इंजन के अंदर सबसे पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कोई भी इंजन 100% परफेक्ट नहीं होता। और ये मुझे बाइक वाला सैड लग रहा है इस वक्त, ये माइक सिर्फ मेरी आवाज़ ही रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन इतना शोर होगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा सारा, इसलिए रुकिए। चलो अब देखो, हमने ये पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कोई भी इंजन 100% परफेक्ट नहीं होता। लेकिन साथ ही साथ हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास एक इंजन के अंदर दो रिजर्वायर होते हैं। एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है जिसका टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है, और इस हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को हम लोग बोलते हैं सोर्स। अभी ये याद रखना, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स। और एक होता है लो टेम्परेचर रिजर्वायर, और लो टेम्परेचर रिजर्वायर को हम लोग बोलते हैं सिंक। ठीक है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का जो टेम्परेचर होता है उसको हम हमेशा T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है उसको हमेशा हम किस चीज़ से शो करते हैं, T2 से। फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर इस इंजन की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो दोनों रिजर्वायर के दरमियान में डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा। या तो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा दो, या फिर लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर और कम कर दो, या फिर ये दोनों काम भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये एक सिंपल सी लॉजिक है और कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास कार्नोट इंजन है। कार्नोट इंजन का जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को मैं किस चीज़ से शो करूँगा, T1 से। और T1 कितना है, T1 कितना है हमारे पास 400 केल्विन, क्लियर है आदत। और उसकी एफिशिएंसी कितनी है उस वक्त, 45%। एफिशिएंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, इस सिंबल से शो करते हैं ईटा से। ईटा 1 लिखूंगा, फर्स्ट एफिशिएंसी हमारे पास 45%। हमने उसकी एफिशिएंसी बढ़ा के कहाँ तक जाना है, 55% तक। तो हम क्या लिखेंगे, ईटा 2 है हमारे पास 55%। अब मुझे यहाँ पर सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल समझना, बाय हाउ मच टेम्परेचर ऑफ लो टेम्परेचर रिजर्वायर शुड बी डिक्रीज्ड। अपनी वर्डिंग से अंदर कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर ये T2 हो गया, इसका टेम्परेचर हमें कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, कितना हमें इसको कम करना पड़ेगा फर्दर। तो हमें तो पहले यही नहीं पता कि इसका अभी कितना है, तो हमें पहले क्या पता करना पड़ेगा कि 45% पर उसका सिंक का टेम्परेचर T2 क्या है, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा। फिर हमें ये पता करना पड़ेगा कि 55% पे सिंक का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यानी कि मैं इसको T2 डैश से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, फिर जब मुझे ये पता लग जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर ये पता करूंगा T2 से T2 डैश तक आने के लिए कितना हमें कम करना चाहिए, कितना टेम्परेचर गिराना चाहिए। तो हमें इसका डिफरेंस मालूम करना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक, बहुत आसानी से समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब आता ज़रा, सबसे पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताओ। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे सही है हमारे पास। सबसे पहले एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, एफिशिएंसी ईटा इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 1 - T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। यही फॉर्मूला बताया आपने अभी, सही है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हयान जरा प्लीज यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पर हम ईटा की जगह पे क्या लिखेंगे, ईटा की जगह पे लिख लेंगे फर्स्ट एफिशिएंसी कितनी है हमारी, 45%। फर्स्ट एफिशिएंसी 45%, ये मल्टीप्लाई बाय 100 था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 1 - T2 अपॉन T1 की जगह पे हमें टेम्परेचर गिवन है कितना है, 400। तो हम यहाँ पे 400 हमने लिख लिया।
अब मैं क्या करूंगा, ये पूरा फ्रैक्शन माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, और ये 45/100 डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 0.45, ये प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा T2/400, ये माइनस में था, इधर आके हो गया ये प्लस में, इक्वल्स टू 1 अपनी जगह पर है। 45/100 0.45 प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। यहाँ तक समझ आ गया। अब ये T2 अपनी जगह पर है, 1 माइनस 0.45 करेंगे तो ये बन जाएगा 0.55। अब 400 डिवाइड में इससे आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताएं क्या आंसर आएगा, बताना यार। 400 मल्टीप्लाई बाय 0.55, समझ में आया शहीद तुम्हें? अगर वीडियो कहीं पे पॉज हो जाए, कुछ मसला हो जाए, बता देना मुझे। 220, यहाँ पे क्या आ गया 220 केल्विन। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट क्या है इसी का, कि हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, फॉर T2 डैश, हमें T2 डैश निकालने के लिए, यानी कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर को हमें कम करना है, तो हमें देखना पड़ेगा 55% पे कितना होना चाहिए लो रिजर्वायर का टेम्परेचर। तो हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज किया, eta2 = 1 - T2/T1, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया इसको किस चीज से, वही 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, eta2 की जगह पे क्या आएगा बताना, 55%, और मल्टीप्लाई में 100 पे इधर आगे डिवाइड में 100 इक्वल्स टू 1 - T2 की जगह पे आएगा T2 डैश, ताकि ये वाला T2 और इस वाले T2 में हमें डिफरेंस रहे, हमें वाज़ेह फर्क नजर आए, हम कंफ्यूज ना हो जाए। T1 की जगह पे हम लोगों ने 400 ही रखा, क्योंकि हमने हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को चेंज नहीं किया, वो कांस्टेंट रखा है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 0.55, ये प्लस में उधर आके माइनस हो जाएगा, 0.55 इधर आके माइनस, और ये पूरा फ्रैक्शन माइनस में इधर आके प्लस हो गया, T2 डैश अपॉन 400। यहाँ पे T2 डैश अपनी जगह पर आएगा, 1 - 0.55 कर देंगे, हो जाएगा 0.45, और 400 उससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, T2 डैश इक्वल्स टू 180 केल्विन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें लो टेम्परेचर रिजर्वायर के दरमियान का डिफरेंस मालूम करना है कि कितना कम किया। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा T2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। डेल्टा डिफरेंस जो निकालते हैं हम हमेशा प्लस में निकालते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट लिखते हैं कि इतना टेम्परेचर कम करना है या बढ़ाना है वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पे डेल्टा T2 की जगह पे लिखेंगे T2 - T2 डैश, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है 220 और छोटी वैल्यू क्या है T2 डैश। सही है, हम यहाँ पे कर रहे हैं, इस जगह पे कर देता हूँ मैं, इस जगह पे हमारे पास साफ सुथरा नजर आ जाएगा सबको। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल्टा T2 बराबर हो जाएगा T2 - T2 डैश, ठीक है। अब T2 की जगह पे क्या लिखूंगा 220, और इस 220 और उसके अंदर से माइनस कर दूंगा किस चीज़ को, 180 को, तो ये बन जाएगा 40 केल्विन। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, 40 केल्विन शुड बी डिक्रीज्ड, किसका डिक्रीज करना चाहिए, और सिंक यानी कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर हमें डिक्रीज करना चाहिए। भाई समझ में आ गया, आसान है, न्यूमेरिकल है, मुश्किल है, बहुत हल्का न्यूमेरिकल है यार। अब आओ 2020 का न्यूमेरिकल, आप बोलोगे 2020 में न्यूमेरिकल, 2020 में पेपर ही नहीं हुआ था, 2020 में पेपर ही नहीं हुआ था, कोरोना। अब 2019 का आता है, सही है, कोरोना के पास आउट, सही है। अब जरा सुनो, अबे वो बस हाँ हो 2022 के होगा। अच्छा सुनो 2019 का आता है, 2019 के अंदर बोले फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, डेल्टा वी हमें फाइंड आउट करना है। बताता हूँ, देखो चेंज मतलब डेल्टा, वॉल्यूम का चेंज निकालना है, तो डेल्टा वी हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब किस चीज के अंदर चेंज निकालना है, एक एल्यूमिनियम स्फीयर में। अब एल्यूमिनियम स्फीयर, उसका रेडियस बता रहे हैं कितना है, रेडियस है उसका 0.4 मीटर। यार आप सोचो, जैसे जो बॉल होती है टेनिस बॉल, वो बेसिकली स्फीयर होता है, हर तरफ से गोल होता है। अब एल्यूमिनियम स्फीयर इसी तरह से, वो हर तरफ से गोल है, वो बहुत ही छोटा सा, उसका रेडियस है 0.4 मीटर, बहुत कम है। जैसे 0.4 मीटर इतना कम भी नहीं होता, लेकिन बहरहाल बहुत बड़ा भी नहीं है, सही है, नॉर्मल साइज है। अब मैं अगर इसको हीट करूंगा तो हमें पता है मेटल्स हीट करने पे एक्सपेंड हो जाते हैं, लेकिन जब मेटल्स हीट करने पे एक्सपेंड होते हैं तो इतना ज़्यादा तो एक्सपेंड नहीं होता कि आप नज़रों से उसको देख के पहचान सको कितना एक्सपेंड हुआ, आप उसको देख के नहीं पहचान सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है ज़रा समझते हैं। हमारे पास रेडियस है 0.4 मीटर, हमने उसको हीट किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो T1 लिखूंगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 क्या लिखूंगा
T2 से मुराद क्या होता है? T2 से मुराद क्या होता है? T2 से T2 मामा हाँ तो लंबी कहाँ कर कितना गुस्सा। तो भाई एक सेकंड आप समझो, T2 से मुराद T2 मामा ही होता है, चाहे आप कुछ भी बोले। यहाँ पे T1 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, समझो हम इसको केल्विन में चेंज करेंगे। केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? अबे पिछले साल पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, प्लस 273 ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, याद आया? तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस 273 ऐड करेंगे, हो जाएगा 273 केल्विन। और इसके अंदर भी प्लस 273 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 373 केल्विन। बात समझ में आ गई? इनके दरमियान का डिफरेंस निकालना, क्योंकि डेल्टा टी तुम्हें निकालना पड़ेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 100 373 माइनस क्या हो गया बेटा, 373 माइनस 273 करोगे 100 केल्विन ही आएगा। सही है। अब हमारे पास डेल्टा टी पता लग गया बेटा। जरा समझना, अभी ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी इतना आसान नहीं है। अब हमें और क्या चीज गिवन है, अल्फा। ये अल्फा एल्यूमिनियम स्क्वायर की अल्फा की वैल्यू, उसके एक्सपेंशन की, हर मेटल की अलग अलग होती है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा डेल्टा की निकालने का? अरे निकालते हैं, फॉर्मूला तो बता दो। हाँ भाई आपने वाला फॉर्मूला पढ़ा है, सिंस डेल्टा वी इक्वल्स टू बीटा वी डेल्टा टी, और आप पढ़ोगे जब आप वीडियो देखोगे। सही है। तो हमारे पास बीटा भी नहीं है, हमारे पास बी भी नहीं है, हमारे पास डेल्टा टी है सिर्फ और सिर्फ। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा भाई साहब, हाँ बीटा निकालना पड़ेगा। बीटा बराबर होता है किस चीज़ के, 3 अल्फा के। तो बीटा इक्वल्स टू 3 अपनी जगह पे रहेगा, अल्फा की जगह पे क्या आएगा, अल्फा की जगह पे आएगा 24 एक्सपोनेंशियल -6। ये क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू 72 एक्सपोनेंशियल -6। वाओ, आप कॉपी नहीं करते, बस सही है ना, बात देखिए एक ही बात है, सही है ना, 72 एक्सपोनेंट -6, बात एक ही है, आप कॉपी नहीं करना। सही है, बताना भी नहीं है किसी को, बताना नहीं करना। अब देखो भाई हमारे पास बीटा निकल आया है 72 एक्सपोनेंट -6। अब देखो आपको बीटा भी पता लग गया, आपको डेल्टा ई भी पता लग गया, क्या चीज़ नहीं पता, वॉल्यूम नहीं पता। तो एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ क्या था, हाँ इसको उल्टा कर ले, 4/3 पाई आर क्यूब। हमारे पास वॉल्यूम स्फीयर निकालने का क्या होता है, फिर भी भूल गए यार एक। अब सुनो बेटा, देखो शोर नहीं प्लीज बेटा, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, नहीं करो। हमारे पास वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम अपनी जगह पे, 4/3 अपनी जगह है, पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे हम लिखेंगे 0.4 का क्यूब कर लेंगे और इन सबको सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम बताना। ये रिकॉर्ड हो रही है, जब कोई मसला बता दें। 0.268 हमारे पास 0.268 आ गया बेटा, यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे अब नहीं करो यार, शोर नहीं करना प्लीज, वरना वीडियो आप लोगों के लिए खराब हो जाएगी। आपको जब कभी जरूरत पड़ेगी ना, उस टाइम पे मसला होगा। अब देखो डेल्टा वी इक्वल टू बीटा वी डेल्टा टी है। बीटा की जगह पे हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करो। बीटा की जगह पे आएगा 72 एक्सपोनेंट -6, और कैलकुलेट भी कर लो यार हाथों हाथी। वॉल्यूम की जगह पे लिख लो 0.268 और डेल्टा टी की जगह पे लिख लो 100। तो आपके पास चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा 1.92 एक्सपोनेंट -3, साथ में क्या लिखोगे, मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई, आसान है मुश्किल है? ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम है, लेकिन ये हमारा फाइनल वॉल्यूम नहीं है। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम V2 या V डैश। भाई फाइनल वॉल्यूम होता है कि एक्सपेंड होने के बाद कितना हो गया, ओरिजिनल वॉल्यूम एक्सपेंड होने से पहले कितना था, और डेल्टा वी उनके दरमियान का चेंज, तो उनके दरमियान का चेंज है ये। सही है। अगर फाइनल वॉल्यूम निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, डेल्टा वी इक्वल्स टू V डैश माइनस V कर लेना, सिंपल वाला फॉर्मूला, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फिर क्या करना, डेल्टा V में -V था, इधर आके +V कर लेना, हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। बात समझ आ गई?
अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आपने भी सही बोला यार, मैंने आपकी बात को गलत कहा क्या? आप तक गुस्सा क्यों हो रहा है? चलो भाई, हो गया आप लोगों का, समझ आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाए। क्या चीज़? अरे भाई समझ आ रहे हैं ना, इस न्यूमेरिकल पे फोकस करना चाहिए। इस न्यूमेरिकल पे बहुत आसान है। वो बोल रहे हैं कि एक सिस्टम है, अच्छा अब ज़रा ध्यान से समझना, शो नहीं करना प्लीज। बोले एक सिस्टम है, वो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है 1147 जूल ऑफ हीट। इतनी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है और रिलीज कर रहा है कितनी? 233 जूल ऑफ हीट इन ईच साइकिल, हर साइकिल में। अब उसके बाद वो वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है? 614 जूल ऑफ वर्क। हमने बताना है कि उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। बेटा देखो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है ये, बहुत आसान सा। यू से, डेल्टा यू से, शाबाश। अब देखो यार, शोर कर रहे हो आप लोग, सिर्फ और सिर्फ खराब हो रहा है और कुछ नहीं। अब देखो हयान, ये तो मैं कैमरे में नहीं हूँ, ये तो आ रहा है ना बोर्ड, बस क्लियर है। हयान आप प्लीज शोर नहीं करना यार। हमारे पास देखो एक सिस्टम ना, यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? सबसे पहले तो मुझे पता है, फॉर्मूला बता दोगे। लॉ बताओ, लॉ कौन सा अप्लाई हो रहा है? लॉ कौन सा अप्लाई हो रहा है? अरे यार थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के अंदर भी अब आते हैं, सेकंड लॉ सुनो, सेकंड लॉ के अंदर भी कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? केल्विन स्टेटमेंट की क्लॉसियस स्टेटमेंट? कौन सी? केल्विन की क्लॉसियस? पहली वाली केल्विन थी ना, तो केल्विन स्टेटमेंट ही यहाँ पर अप्लाई हो रही है। बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने। अब ये समझाता हूँ, देखो शोर करना बंद करोगे समझ आ जाएगा तुम्हें। यहाँ पे समझो, समझना प्लीज। देखो केल्विन स्टेटमेंट के अंदर वो कहता है कि सोर्स से सारी की सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। सारी की सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ हीट क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी सिंक के अंदर। बात समझ पा रहे हो? अब यहाँ पर इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि सोर्स की जो हीट है हम उसको किस चीज़ से शो करेंगे? Q1। जो हीट लॉस हो रही है हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे Q2 से, और जो वर्क डन है हम उसको किस चीज़ से शो करेंगे? W से। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? अब देखो मैं यहाँ पे कुछ डेटा बना रहा हूँ, वो डेटा बड़े ध्यान से समझना। हमारे पास Q1 सिस्टम कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है? 1147, सही ना? 1147 जूल ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये साइन लिया जाएगा पॉजिटिव। बात समझ आ गई? अगर उसके Q2 क्या करे? वो हीट रिलीज कर रहा है। कितनी हीट रिलीज कर रहा है? 233 जूल ऑफ हीट वो लॉस कर रहा है। ये हमने क्या कर लिया? नेगेटिव, माइनस कर लिया। अब आप क्या कर रहे हो? वर्क डन कितना कर रहे हो? वर्क डन कर रहे 614 जूल ऑफ वर्क कर रहा है। हमें उसके अंदर इंटरनल एनर्जी निकालनी है, डेल्टा यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या चीज? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाले फॉर्मूला यूज करेंगे कुछ भी। हाँ अब देखो बेटा जरा सुनो, लड़के यहाँ पे सुन लिया करो यार, तुम एक तो सुनते नहीं हो ना यार। अब देखो हमारे पास इंटरनल एनर्जी के अंदर कितना चेंज हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। सिस्टम काम करके दे रहा है, तो सिस्टम का वर्क डन क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये फॉर्मूला होता है सीधा सीधा। तुम यहाँ पे क्या करो? डेल्टा क्यू की जगह पे लिख लो Q1 माइनस Q2। अच्छा एक बात याद रखो, तुम जब यहाँ पर -233 का साइन यूज कर चुके हैं ना, फिर तुम दोबारा से वाला माइनस का साइन नहीं यूज करोगे, अदरवाइज ये दोनों प्लस हो जाएंगे। हालांकि हकीकत क्या है कि इस हीट एब्जॉर्ब में से ये वाली हीट लॉस हो रही है, तो 1147 में से 1147 में से इतनी हीट माइनस होगी, तो हमारे पास वैल्यू कम बचेगी यहाँ पर डिफरेंस के अंदर। अगर आपने माइनस माइनस अगेन वापसी प्लस कर लिया तो आपके लग गए। तो फिर हम डेटा के अंदर माइनस नहीं लिख रहे, हम यहाँ प्लस लिख लेते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर माइनस आ रहा है। सही, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब Q1 की जगह पे क्या लिखूंगा? 1147 माइनस Q2 की जगह पे क्या लिखूंगा? 233। डेल्टा यू की जगह पे डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू की जगह पे क्या करूंगा? 614। अब यहाँ पे 1147 माइनस 233 करोगे तो क्या होगा? 940 यहाँ पर आ रहा है 940 यार। तो आप मुझसे गुस्सा ना करें, मेरे कान ऐसे सुनाई नहीं देता। उम्र का तकाजा है, सही है।
प्लस 614 थे, इधर आ गए माइनस 614 हो गया, यहाँ पे डेल्टा यू आ गया। अब डेल्टा यू की वैल्यू आ गई 300 जूल्स। तो इसका मतलब उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। अब इसका मतलब पता है क्या है, आप इसको कैसे फिट करोगे फॉर्मूला के अंदर, कैसे समझोगे? इसका मतलब जो सोर्स है, सोर्स हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो हीट जो एक्सपेल कर रहा है सिंक के अंदर, सिंक के अंदर तो हीट एक्सपेल कर ही रहा है, साथ साथ में सिंक के अंदर जो और पार्ट्स हैं उसकी इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ा रहा है। यहाँ पर वर्क डन जिस जगह पे हो रहा है वहाँ पे दरमियान में मौजूद पार्टिकल्स की या जो भी सिस्टम के अंदर जो इंजन है, पिस्टन है, उसके पार्टिकल्स की भी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं और साथ में वर्क डन कर रहे हैं, यानी कि तीन चीज़ों के बराबर हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। बात समझ रहे हो? तो खैर फिलहाल आपको सॉल्व तो करना आ गया ना, सॉल्व करना तो आ गया ना, बस खैर समझ गए। अब आते हैं कौन से 2017 के न्यूमेरिकल यार, अब आ रहे हैं हम यहाँ पे 2017 के न्यूमेरिकल्स पे। चलो बस बेटा, अब हमारा 2017 का न्यूमेरिकल है। 2017 के न्यूमेरिकल के अंदर बोल रहे हैं अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, आप इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर थ्रू समझना है। इसको बोल रहे हैं फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन, हमें केल्विन के अंदर टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। at which the root mean square velocity of hydrogen, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया, of hydrogen is 3300 मीटर पर सेकेंड, गिव योर आंसर इन डिग्री सेल्सियस। अब देखो तुम्हें समझाता हूँ, इस क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। हमने एक एग्जाम्पल नोट करी थी, हमने कहा था कि भाई अगर हमने रॉकेट भेजना होता है कभी स्पेस के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर उसके पीछे गैसेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिलीज होती हैं, बर्न होती हैं, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी अप्लाई होता है, सब कुछ होता है, जितना एक्शन होता है उतना रिएक्शन होता है, काइनेटिक एनर्जी गैसेस के मॉलिक्यूल की बढ़ रही होती है, इस तरह उसकी स्पीड बढ़ रही होती है और इस तरह से फिर वो बढ़ता है। इसलिए फिलोसफी में पढ़ा था, सब कुछ पढ़ाया था ये, लेकिन ये हमने वीडियो के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझाता इन सब चीज़ों की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब सुनना जरा, याद आया नहीं आया, लेकिन आज के दिन भाड़ में डालो, लेकिन आज के दिन बड़े ध्यान से बात समझना। अब वो यहाँ पर वो ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लग रही है, जरा ध्यान से समझना। सपोज कर लो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन गैस के हर मॉलिक्यूल की जो स्पीड है या उसकी जो वेलोसिटी है वो है 3300 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन गैस एक फ्यूल है ना, यानी कि बर्न किया जा रहा है। अब जब बर्न किया जा रहा है तो साथ में गैसेस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, फ्लेम बन रहा है, हीट एनर्जी भी रिलीज होगी, सब कुछ हो रहा होगा, तो उस टाइम पे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर वैसे ना इंक्रीज हो रहा हो तो भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, जब कोलाइड कर रहे होंगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी टकराने से, और तब भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे ही है ना, यहाँ पे ऐसा समझ लो हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हाइड्रोजन गैस की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड कितनी है, 3000 मीटर पर सेकेंड, 3300 मीटर पर सेकेंड। अब ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहेंगे, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है इनकी। जब काइनेटिक एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा है तो ये टेम्परेचर को भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो हमने यही बनाना है कि टेम्परेचर कितना हो जाएगा, आसान है, बात समझ आई। हमने क्या करना है, हमने टेम्परेचर बनाना है, टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो T इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, टेम्परेचर हमें केल्विन में निकालना है, केल्विन में निकालने के बाद हमने उसको सेंटीग्रेड के अंदर, सेल्सियस के अंदर भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी गिवन है, कितनी है, 3300 मीटर पर सेकेंड, और साथ में मास गिवन है हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल का, वो कितना है, 3.32 एक्सपोनेंशियल माइनस 27 kg। अब मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या होगा भाई? देखो फॉर्मूला याद रखने का यार, ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद नहीं है, आपको याद है? ड्राइव किए इतने सारे, हाँ इसी जगह पे करवाया था, इसी बोर्ड पे करवाया था ड्राइव, वीडियो के अंदर सबूत मौजूद है, उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला करवाया था, V इक्वल्स टू √3 kT/m, याद आया? और एक और फॉर्मूला ड्राइव करवाया था 3RT/M, सही है। अब हमारे पास वेलोसिटी है, टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है, 3 की वैल्यू क्या होती है, ऑब्वियसली, अबे सोचो पड़ गया वो के क्या कहलाता है, के कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और के की वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन आप के की वैल्यू निकाल सकते हो। स्मॉल m की वैल्यू आपको गिवन है, के की वैल्यू कैसे निकालोगे, के बराबर होता है R/NA के, सही है, के बराबर होता है किस चीज़ के, R/NA के। वैसे एक बात बता रहा हूँ आपको कि जो के की वैल्यू है गिवन होती है पेपर्स के अंदर हमेशा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आर की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट करोगे 8.314, एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है,
एक्सपोनेंशियल 23, तो k की वैल्यू क्या निकलेगी 1.38 एक्सपोनेंशियल -23। वेरीफाई कर लो, मुझे याद थोड़ी है, चेक करो भाई, बताओ क्या आंसर आ रहा है। 1.38 एक्सपोनेंशियल -23 आ गया, सही है। अब हाँ सही आ रही है। अब हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। v की जगह पे क्या पुट करेंगे 3500 इक्वल्स टू √3 की जगह पे 3, k की जगह पे क्या लिखेंगे 1.38 एक्सपोनेंट माइनस का 23, और टेम्परेचर की जगह पे क्या लिख लूँगा T, नीचे डिवाइड में स्मॉल m की जगह पे क्या लिखूंगा 3.32 एक्सपोनेंशियल -27। ऐसा ही है, सब कुछ सही करो ना, मैं इसमें कुछ गलत तो नहीं कर रहा भाई। हमें यहाँ पे दोनों साइड पर क्या कर लेना चाहिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेना चाहिए, सही है बेटा, यहाँ पे फोकस रखना। हमें यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 3300 के स्क्वायर बताओ, उसका स्क्वायर बताओ। 990000 आप बताएं, ये गलत बताएंगे, ये इसने गलत बताया। हाँ मैं भी यही बोलूँ, ये आंसर थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी। 108940, हाँ तो खैर सुनो, 108940 इस जगह पे आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो चुका, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उससे डिवाइड करें, बताएं क्या आंसर आ रहा है। 3 को मल्टीप्लाई करें 1.38 एक्सपोनेंशियल -23 से, और डिवाइड करें 3.32 एक्सपोनेंशियल -27 से। वन टू 469.87, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर लिया पूरा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1.38 एक्सपोनेंशियल -23 डिवाइड बाय 3.32 एक्सपोनेंशियल -27। सब कुछ सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ गया, साथ में टी लिखा हुआ है। चलो भाई, अब हमारे पास आ जाओ ये 2016 के क्वेश्चन पे। प्लीज आप लोग अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे फोकस रखिएगा। 2016 के क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है, शहीद बस थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, यहाँ पे फोकस कर लो। वो मैं मिटाऊंगा नहीं, ये पूरा समझाऊंगा भी नहीं, ये पूरा समझाऊंगा भी नहीं, ये आधा आधा समझाऊंगा। देखो हमारे पास 2016 का जो क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है जैसा हमने उधर 2021 का क्वेश्चन किया था, सिर्फ वैल्यू चेंज है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर हमें क्या बोले, 2016 के क्वेश्चन के अंदर कि हमारा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जो है कार्नोट इंजन का, वो किस टेम्परेचर पर है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को किस चीज से शो करते हैं T1 से। देख लो, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को किस चीज से शो करते हैं T1 से। तो हमारे पास T1 है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमने इसको केल्विन में चेंज किया, प्लस 273 ऐड करके ये हो जाएगा 473 केल्विन। सही, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद सोचो बेटा, उस कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी अभी है 35%, तो हमें एफिशिएंसी ईटा1 गिवन है 35%, हमें क्या बोला उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है 45% तक। ईटा2 हमें गिवन है 45%। भाई समझ में आया, सही। सेंटीग्रेड में तो केल्विन में लेकर आगे फर्स्ट एफिशिएंसी गिवन है और सेकंड एफिशिएंसी गिवन है।
अब उसके बाद बोल रहे हैं कि सेकंड एफिशिएंसी 45% तक लेकर आनी है। बाय हाउ मैनी डिग्री शुड द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर बी डिक्रीज्ड इफ द हायर टेम्परेचर रिजर्वायर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि T1 को कांस्टेंट रखना है। हायर टेम्परेचर रिजर्वायर होता है T1, इसको कांस्टेंट रखना है। हमें बताना है कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड हमें कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि वही सवाल है, डेल्टा T2 हमें फाइंड आउट करना है। कोल्ड रिजर्वायर क्या है? T2 है। कोल्ड रिजर्वायर T2 ही होता है यार, आप ऐसी बातें करोगे चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा देखो, हमें T2 पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर फाइंड आउट करना पड़ेगा फर्स्ट वाली एफिशिएंसी को रख के। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, T2 डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा सेकंड एफिशिएंसी को रख के। सही है, जब ये निकल आएगा तो फिर हम क्या रखेंगे, डेल्टा T2 निकालेंगे, जैसा मैंने आपको वहां पे करके दिखाया था। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास सिंस eta2 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 और मल्टीप्लाई बाय 100। आपको फॉर्मूला भी पता है, सब कुछ पता है, आप कर सकते हैं। सेम न्यूमेरिकल है, वैल्यूज चेंज है। कर लोगे ना अभी? अभी कर लेना। अब देखो हमारे पास बेटा 2015 का न्यूमेरिकल है, 2015 का न्यूमेरिकल, और ये आज का लास्ट न्यूमेरिकल है। जरा जल्दी से देख लो यार, देख लो प्लीज। हमारे पास 2015 का जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर बोल रहे हैं कि एक हीट इंजन है जो कि परफॉर्म कर रहा है क्या, 200 जूल ऑफ वर्क। हमें एक हीट इंजन है जो कि वर्क डन कर रहा है कितना, 200 जूल्स। बोल रहे हैं कि इतना वर्क डन कर रहा है वो हर साइकिल में, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसकी एफिशिएंसी है 30%। अब हर साइकिल ऑफ ऑपरेशन में कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और कितनी हीट को एक्सपेल कर रहा है, कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी हीट जाया कर रहा है। तो क्या मालूम करना है, Q1 और Q2। देखो हीट एब्जॉर्ब को हम लोग Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं और Q2 को हम लोग हीट एक्सपेल शो करते हैं। सही है, पहला फॉर्मूला बताओ कि पहला फॉर्मूला कौन सा लगेगा Q1 का, 1 माइनस W। देखो सुनो, एफिशिएंसी के फॉर्मूला पीछे वाला जरा जाके चेक करो, उसके अंदर एक ही वाला फॉर्मूला है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाला फॉर्मूला आपको नजर आएगा। सही है, नजर आ रहे हैं, मैथ्स नजर आ गई वाला फॉर्मूला। अब हमारे पास एफिशिएंसी की जगह पे तुम क्या पुट कर लोगे, 30, 100 से मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर वर्क डन की जगह पे आएगा 200 और Q1 की जगह पे आएगा Q1। ये 30 अपॉन 100 आ जाएगा 0.33 इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई और डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.33 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 0.333 करो, बताओ क्या आंसर आएगा। Q1 इक्वल्स टू 600.6 600 देख लो यार, 600.6 यानी कि 600 जूल ही कर लेते हैं इसको, 0.6 में 30 डिवाइड बाय 100 0.3 होता है। अच्छा 200 को 0.3 से डिवाइड करते हैं आप, जस्ट 666.66 सही है, 666.7 जूल्स आ गया हमारे पास। ये हमारे पास Q1 आ गई है। अब हम Q2 कैसे निकालेंगे बेटा, देखो हमने ये पढ़ा था, हाँ हमने ये पढ़ा था कि जितनी हीट एब्जॉर्ब होती है वो हीट, सुनो लड़के इधर सुनो, जितनी हीट एब्जॉर्ब होती है हम उसको Q1 से शो करते हैं। Q1 एब्जॉर्ब होने के बाद क्या करता है, कुछ हीट लॉस करता है, वो कहलाती है Q2। जो हीट बच जाती है उसके अंदर वो क्या करता है, वर्क डन करता है। यानी कि Q1 बराबर है उस हीट के जो कि जाया हो गई और जिस पर वर्क डन हो गया, टोटल मिला के। अब हमारे पास Q1 पता है हमें, Q1 की जगह पे क्या आएगा 666.66 और W की जगह पे क्या आएगा प्लस का 200 से इधर आके माइनस का 200 इक्वल्स टू साइड पे क्या बचेगा Q2। तो Q2 इक्वल्स टू 466.66 जूल। ये हमारा आंसर आ गया। कॉपी कर सकते हो, आ गया समझ में? चलो अल्लाह हाफिज।